टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ मीटर की दूरी पर थे। इस ऊंचाई पर कुछ घंटे पहले ही भारतीय सेना ने पीएलए से छीनी थी और एलएसी के इस क्षेत्र में हर मीटर ऊंचाई रणनीतिक बढ़त तय करती है। भारतीय सेना के चेतावनी स्वरूप इल्यूमिनेटिंग राउंड दागा, लेकिन चीन टैंक नहीं रुके। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और विदेश मंत्री से संपर्क किया, लेकिन स्पष्ट आदेश नहीं मिले। मौजूदा प्रोटोकॉल में शीर्ष स्तर की अनुमति लिए बिना गोली नहीं चलाने के आदेश है। यह प्रस्ताव राजनाथ सिंह और अजित डोभाल तक पहुंच गया। 10 मिनट बाद सूचना मिली कि चीनी टैंक रुके नहीं, अब चोटी से 500 मीटर की दूरी पर है। जोशी का आकलन था कि टैंकों को रोकने का अब एकमात्र तरीका है तोपखाने से फायर। और समस्या यह है कि पाकिस्तान मोर्चे पर तोपखाना सामान्य है, चीन के साथ तोपखाना युद्ध बड़े संघर्ष में बदल सकता था। नरवणे के शब्द है, वे कमांडर की फायर की मांग और सरकार की पुष्टि की अनुमति के अभाव में बीच में फंसे हुए थे। पूरा उत्तरी मोर्चा हाई अलर्ट पर था। निर्णायक बिंदु यह था कि रोचिला 10:30 बजे रक्षा मंत्री ने वापस कॉल किया और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर चुके थे और निर्देश संक्षिप्त लेकिन निर्णायक थे कि इसका जवाब, इसका निर्णय आपको लेना है। युद्ध कैसे लड़ना ये, क्योंकि हम पाकिस्तानी सेना नहीं है कि अपने मन से सब तय कर ले। हमारी इंडियन सेना है। इंडियन सेना हमारे पॉलिटिकल नेतृत्व के नीचे काम करती है। यही आरोप लगाते थे ना कि मनमोहन सिंह ने ये नहीं किया और इंदिरा जी ने वो नहीं किया और लाल बहादुर शास्त्री ने वो नहीं किया और जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया। तो तुम्हारा जो जनरल है वो बता रहा है तुमने क्या नहीं किया। अब सैनिकों के भी खून पीने में आप पीछे नहीं हट रहे हो। ये वास्तविकता है और ये वास्तविकता अगर सामने आ गई तो हमारा क्या होगा, हम कैसे जवाब देंगे, ये बताने के लिए इनके पास शब्द नहीं थे, इसलिए उनको बोलने नहीं दिया। उन्होंने सच्चाई बताई है, 56 इंच की सच्चाई बताई है। वो जो कड़ी चेतावनी मंत्री जो है हमारे, उनकी सच्चाई बताई है। उन्होंने जो गावठी जेम्स बॉन्ड है, जो गावरानी जेम्स बॉन्ड, जो रशिया में जाके कुर्सी के सामने के कॉर्नर पर बैठता है, वो कितना बहादुर है, उसकी बताई है। हमारे साथ मौजूद है जाने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े जी, जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने संसद में कौन सी किताब का हवाला दिया कि अमित शाह जी को बीच में बोलना पड़ गया, राजनाथ सिंह को, और वो किताब बोलने नहीं दी गई। क्या है उस किताब में सर? कौन से राज छिपे हैं उस किताब के अंदर जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है? सर बताइए पूरा। नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। उस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और वो किताब लिखी है जनरल नरवणे जी ने। जो नरवणे की 21 महीने से ये किताब पेंगुइन पब्लिकेशन ने छापी है। इसको रोका गया है वितरण से, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बताई है, 56 इंच की सच्चाई बताई है। वो जो कड़ी चेतावनी मंत्री जो है हमारे, उनकी सच्चाई बताई है। उन्होंने जो गावठी जेम्स बॉन्ड है, जो गावरानी जेम्स बॉन्ड, जो रशिया में जाके कुर्सी के सामने के कॉर्नर पर बैठता है, वो कितना बहादुर है, उसकी बताई है। तो ये सारी बहादुरियां उन्होंने उसमें कथन की और एक वाक्य में कथन की है। वो वाक्य पढ़ना चाहते थे राहुल गांधी कि इनकी सच्चाई जनता के सामने आ जाती है। अब ये बोल रहे थे कि वो इलीगल तरीके से कर रहे। मुझे लगता है वो जैसा एप्स्टीन फाइल है ना, वो कुछ पढ़ रहे थे, अब इसका वीडियो दिखा रहे थे। इलीगल कुछ होगा तो एप्स्टीन फाइल है, जिसके साथ में मोदी जी के संबंध बहुत गहरे हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी और इजरायली प्राइम मिनिस्टर, जो इस इजरायली प्राइम मिनिस्टर के पास में वो सारा का सारा एप्स्टीन का सच्चाई है, जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट भी घबराया हुआ है। तो ये सब जो बातें हैं, ये बातों को ढंग से समझने की जरूरत है। ये एक तो ये किताब गलत है, आप डिक्लेयर कर दो कि गलत है। रोक के क्यों रखा है? बोलो ना कि विपिन रावत, वो ये जो है नरवणे, इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, ये गद्दार है, बोलिए। उन्होंने झूठा लिखा, बोलिए, बोलिए ना। फौज हमारी गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, बोलिए। अगर वो किताब वहां पढ़ने देते, उसके 4 लाइन पढ़ने देते जो कारवान में पब्लिश हो चुकी है। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, न्यूज़पेपर का तो पढ़ सकते हो, मैगजीन का नहीं पढ़ सकते। क्या मैगजीन आपके पब्लिकेशन एक्ट में नहीं आती है? और कारवान जैसी मैगजीन 150 रुपए की मिलती है और प्रेस्टीजियस मैगजीन है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। क्या वो मैगजीन संदर्भ करके नहीं ली जा सकती है? ये कौन सा नया नया कानून लाते जब ये फंस जाते। देखो ये कौन लोग हैं जिनके हाईवे पर ट्रक का टायर फूटता है तो घर से भाग जाते हैं। ऐसे 56 इंच वाले जो है वो इस किताब से डरेंगे ना, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया, स्पष्ट तौर से बताया गया है कि क्या हुआ।
ये घटना है 31 अगस्त 2020 की रात के 8:15 की घटना है। नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी जी को सूचना मिली कि 4 चीनी टैंक पैदल सेना के साथ रुचिला पूर्व लद्दाख की ओर बढ़ रहे। टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ मीटर की दूरी पर थे। इस ऊंचाई पर कुछ घंटे पहले ही भारतीय सेना ने पीएलए से छीनी थी और एलएसी के इस क्षेत्र में हर मीटर ऊंचाई रणनीतिक बढ़त तय करती है। भारतीय सेना के चेतावनी स्वरूप इल्यूमिनेटिंग राउंड दागा, लेकिन चीन टैंक नहीं रुके। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और विदेश मंत्री से संपर्क किया, लेकिन स्पष्ट आदेश नहीं मिले। मौजूदा प्रोटोकॉल में शीर्ष स्तर की अनुमति लिए बिना गोली नहीं चलाने के आदेश है। 9:10 पर चीनी टैंक दर्रे से 1 किलोमीटर की कम दूरी पर पहुंच गए। 9:25 पर नरवणे ने फिर रक्षा मंत्री को कॉल किया। कोई स्पष्ट निर्देश रक्षा मंत्री ने नहीं दिया, जो हर जगह अपने बोर्ड लगा रहे। मैं अभी लेह लद्दाख गया था, छोटे छोटे ब्रिज पर 5 लाख का ब्रिज है और 10 लाख का उद्घाटन खर्च किया कड़ी चेतावनी मंत्री ने। उन्होंने भी कोई बात स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। पीएलए कमांडर लिथुलिन का प्रस्ताव आया, दोनों पक्ष आगे न बढ़े। अगली सुबह 9:30 बजे स्थानीय कमांडरों की बैठक में रात 10 बजे यह प्रस्ताव राजनाथ सिंह, अभी रात उसके बाद क्या हुआ, 9:15 बजे के बाद रात 10 बजे यह प्रस्ताव राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल तक पहुंच गया। 10 मिनट बाद सूचना मिली कि चीनी टैंक रुके नहीं है, अब चोटी से 500 मीटर की दूरी पर है। जोशी का आकलन था कि टैंकों को रोकने का अब एकमात्र तरीका है तोपखाने से फायर। और समस्या यह है कि पाकिस्तान मोर्चे पर तोपखाना सामान्य है, चीन के साथ तोपखाना युद्ध बड़े संघर्ष में बदल सकता था। नरवणे के शब्द है, वे कमांडर की फायर की मांग और सरकार की पुष्टि के अनुमति के अभाव में बीच में फंसे हुए थे। पूरा उत्तरी मोर्चा हाई अलर्ट पर था। निर्णायक बिंदु यह था कि रोचिला 10:30 बजे रक्षा मंत्री ने वापस कॉल किया और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर चुके थे और निर्देश संक्षिप्त लेकिन निर्णायक थे कि इसका जवाब, इसका निर्णय आपको लेना है। सर, अभी तक हमारे देश में ये पता है सबको कि फायरिंग का, युद्ध का निर्णय जो लेता है हमारा पॉलिटिकल नेतृत्व लेता है। युद्ध कैसे लड़ना ये, क्योंकि हम पाकिस्तानी सेना नहीं है कि अपने मन से सब तय कर ले। हमारी इंडियन सेना है। इंडियन सेना हमारे पॉलिटिकल नेतृत्व के नीचे काम करती है। यही आरोप लगाते थे ना कि मनमोहन सिंह ने ये नहीं किया और इंदिरा जी ने वो नहीं किया और लाल बहादुर शास्त्री ने वो नहीं किया और जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं किया। तो तुम्हारा जो जनरल है वो बता रहा है तुमने क्या नहीं किया। उन्होंने तो किया, उन्होंने किताब भी लिखने दिए, उन्होंने अपने सब क्रिटिसाइज भी होने दिया, उन्होंने उसके लिए सांसद का अधिवेशन भी बुलाया विशेष, और उन्होंने उसके बाद में जो कुछ करना था वो किया, माफी मांगना था माफी मांगा, बताना था खामियां वो बताया। तुम क्या कर रहे? तुम्हारा जनरल दिखता है तो जनरल को एक तो नरवणे को देश का गद्दार घोषित किया जाए। यहां जानकारी सरकारी तंत्र को फंसा सकती थी, इसलिए तुमने उस किताब को रोक दिया। उस किताब में यह भी लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कारगिल विषय भी लिखा है और मोदी, डोभाल, राजनाथ सिंह निर्णय लेने से भाग रहे थे, यह भी उसमें लिखा है। अब यहां डिसीजन ना लेने से फौज कट जाती, मगर नरवणे ना निर्णय लेते। अब बताइए कि जीते तो मोदी और हारे तो अध्यक्ष, हारे तो प्रदेशाध्यक्ष, जीत गया तो मोदी। तो ये सेना के बॉर्डर पर नहीं चलता है और यही काम उन्होंने किया। जो आदमी सेना के निर्णय में कुछ बड़ी बड़ी बातें, और बाहर आके राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, यही लाइन पढ़ने वाला था कि निर्देश नहीं दिया गया और उन्होंने बताया सेना अपना निर्णय ले ले। मतलब आपको जो लगता है वो करो, मैं कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। कल मैं बोल दूंगा कि नहीं मेरी तो बात सेना ने नहीं मानी, जैसा वो नवाज शरीफ अपने यहाँ आया था, कारगिल हो गया, वो बोला मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस लेवल पर हमारे सेना का मनोबल, हमारी निर्णय क्षमता, हमारे नेतृत्व की खामियां उजागर करने वाली किताब है। और इस किताब में जो कुछ है उसके बारे में वो नहीं बोलते हो, ये आरोप लगा रहे कि देशद्रोह वाली बात कर रहे राहुल गांधी, वो विरोधी की बात कर रहे। मैं ये पूछता हूं कि देशद्रोह वाली बात अगर कर रहा था तो किताब जिसकी थी वो देशद्रोही है, देश का गद्दार है, घोषित करना पड़ेगा।
पार्लियामेंट में अगर डिस्कशन होते तो उसके जवाब देना पड़ेगा। बाहर आके एक गौमांस भक्षक है किरण रिजिजू, वो राष्ट्रीय सुरक्षा को समझा रहे थे कि दूसरे देशों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे युद्ध भड़क सकते हैं, इससे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। भाई वो किसी दूसरे देश के बारे में बोल ही नहीं रहा, वो अपने देश में निर्णय की खामियां कहाँ रही, हमने कौन सा निर्णय लेने में खामियां हमारे नेतृत्व ने दिखाई और उसका परिणाम क्या हुआ वो बता रहे थे। इसमें कहाँ आ गया पाकिस्तान, कहाँ आ गया चाइना, कहाँ आ गया? और इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने बताया था पाकिस्तान से ज्यादा थ्रेट हमको चाइना की तरफ से है। मगर हम तो ऐसे लोग हो गए आजकल कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। और वो कह रहे थे देशद्रोही की भाषा बोल बोल रहे हैं राहुल गांधी। तो मुझे ये बताइए कि अब मोदी को बोलना पड़ेगा कि एक तो नरवणे देशद्रोही है या राहुल गांधी देशद्रोही है, कौन देशद्रोही है, या आप देशद्रोही हो कि देश को सच्चाई से महरूम रख रहे हो, देश को सच्चाई की जानकारी नहीं देने दे रहे हो, कौन देशद्रोही है? हमारी भूमि पर कब्जा हुआ, इसको छुपाने वाला देशद्रोही है कि उसको बताने वाला देशद्रोही है? यह आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात देख लो, एक शहनवाज हुसैन है, वो भी ज्ञान दे रहे थे, वो भी आके वहां ज्ञान दे रहे थे। ये काम के तो कुछ बचे नहीं है, बेकारी में बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री कहाँ थे और अभी कहाँ क्या बन के बैठे हैं। तो ये जो है ना, ये बैंड बाजा बारात, ये बैंड बाजा बारात में मुझे नहीं लगता वो कुछ बजाने के काबिल बचे हैं। दूसरा एक बहुत इंफ्लुएंशियल निशिकांत दुबे सांसद के आर्टिकल गिना रहे थे 109, 19/3, 19/4, 19/5 नेबरिंग कंट्री का ज्ञान बांट रहा था वो। नेबरिंग कंट्री का ज्ञान बांटे वक्त यहाँ देश में हिंदू मुसलमान जब करते हो और उसका इफेक्ट पूरे देश दुनिया के मुस्लिम कंट्रियों में गिरता है, यहाँ ईसाइयों पर हमले करते हो और उससे जो हमारा ईसाई देशों में जो प्रतिमा ये होती है खराब होती है, और उसके बाद में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट को घटा देते हैं, हमारे यहाँ टूरिस्ट को इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हमारे यहाँ उनके लोगों को आने नहीं देते, उससे प्रतिमा नहीं खराब होती? सच्चाई बताने से प्रतिमा खराब होती है कि चाइना ने हमारे को हमारी ऐसी तैसी कर दी, ये बताने से प्रतिमा खराब होती। और जब चाइना ऐसी तैसी कर रहा था, जब मोदी मुंह छुपाए बैठे हुए थे, ये बताने से प्रतिमा खराब होती है? किस बात से प्रतिमा खराब होती है? अब तक अगर थोड़ी सी शर्म वाले लोग होते, रिजाइन आ जाता था एप्स्टीन फाइल पर, इस पे भी रिजाइन आ जाता था। मगर ये तो मीडिया के सामने आके हंसते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम रिजाइन देने के लिए हम कांग्रेस ही थोड़ी है। नहीं हो भाई, तुम नरमास भक्षक हो। तुम तुम खून पीना चाहते हो, दूसरे सारे कौमा का खून पीना, कभी मुसलमानों का, कभी दलितों का, कभी ओबीसी का, कभी किसानों का। तुमको ये क्या बोल रहे हो उसको, तुम्हारे मुंह में खून की ये लग गई है, यानी गंध लग गई है, या खून का टेस्ट लग गया है तुमको और वो पीना चाहते हो तुम। अब सैनिकों के भी खून पीने में आप पीछे नहीं हट रहे हो। ये वास्तविकता है, और ये वास्तविकता अगर सामने आ गई तो हमारा क्या होगा, हम कैसे जवाब देंगे, ये बताने के लिए इनके पास शब्द नहीं थे, इसलिए उनको बोलने नहीं दिया। दूसरा है, आप ये बताइए, इसमें और लोग बोल रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी वही बात बोला, अखिलेश यादव ने भी बोला, शशि थरूर जो इनका एजेंट बन के घूम रहा था वो भी यही बोला, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो बोल ही रही थी। तो भाई बोलने क्यों नहीं देते हो? पार्लियामेंट किस लिए है? पार्लियामेंट तो बोलने के लिए है ना। विरोधी पार्टी के नेता को तुम नियम बता रहे हो, क्या है नियम? जनरल की लिखी हुई किताब तुम बोल नहीं सकते, ऐसा नियम है कहीं? प्रसिद्ध क्यों नहीं होने दिए? 21 महीने हो गए, वो किताब को क्यों दबा के रखे? अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा है, देश की बदनामी कारक लिखा है, गलत इंफॉर्मेशन मिलिट्री के दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर वो मिलिट्री का जो लॉ लगता है वो लॉ लगना चाहिए और जनरल नरवणे को उठा के इंट्रोगेशन होने चाहिए। है हिम्मत? है हिम्मत? तो उन्होंने लिखी हुई किताब को पढ़ना, अगर आपके घर में और मेरे घर में भी वो किताब दिख जाएगी तो ये बोलेंगे कि देशद्रोही है। किताब लिखने वाले को कुछ नहीं बोलेंगे। जैसा हु किल्ड करकर नाम की एक किताब है, मुशर्रफ ने लिखी है, डीआईजी थे, उनके ऊपर एक रिपोर्ट और एक केस नहीं हुई और उनके साइटेशन देने वालों पर केस हो जाती है। क्यों भाई? क्यों? ये जो तरीका है, वो तरीका हमारे देश को नींव को कमजोर कर रहा है। और आप मुझे बताइए कि सोना वांगचुक जेल में है, उसने भी यही बात बोला था, यही बोला था।
जो इस किताब में लिखी है वही सोनम वांगचुक ने बोला था। तो वहां बता दिए कि सोनम वांगचुक वो और हम वाली बात कर रहे थे। वो का मतलब कौन? हम का मतलब कौन? अब वो और हम बोलने से देशद्रोही हो जाएगा कोई? वो पाकिस्तान उसको भेजा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी भारत की और प्रधानमंत्री की बात करके आए थे। मगर उन्होंने कुछ ले लिया, कहीं से उनको फंड आ गया, कहीं से उनको पैसा आ गया, साबित कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको बता देता हूं कि एक 198 ईडी के पॉलिटिकल लोगों पर और पॉलिटिकल बात करने वाले लोगों पर जो केस हुई, उसमें से मात्र 2 केसें हुई है साबित। और वो भी 2 केस उसकी थी, वो जो गरीब सीएम था झारखंड का, जो इनके बाहर के सपोर्ट से बना था, उसके जितने चाहिए उतने काम उससे करवा लिए, जितना खाना था उतना खा लिया, उसको जेल में फँसा दिए वो आदिवासी बाद में। बस वही 2, बाकी कुछ नहीं। तो एक्सटॉर्शन गैंग अभी आज आज मैंने देखा, कल का वो था मनोज मोहम्मद मनोज मनोज का मोहम्मद क्या दीपक का, आज फिर एक आ गया। वो केश कर्तनालय मतलब शेविंग वाले के पास में, कटिंग वाले के पास में पहुंचे, लक्की का ड्रेसर से, और उसको बोल रहे कि कान में बाली क्यों पहना और लक्की नाम क्यों रखा? अब क्या नाम रखेगा? इनको पूछ के रखेगा कोई नाम? सर ये घबराए हुए हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हिंदू लोग ही इनके विरोध में खड़े हो रहे हैं दिन ब दिन। यूजीसी में भी यही हुआ। आप देख रहे हो वहाँ के वो बाबा, इसमें बाबा जो ड्रेस ड्रेस वाला था वहाँ भी हुआ और यहाँ भी होगा। हर जगह अब हिंदुओं को समझ में आ गया है, जो सर फिरे हिंदू है उसको छोड़ के बाकी हिंदुओं को समझ में आ गया कि इनका विरोध नहीं किया तो देश नहीं बचेगा। ये उनके समझ में आ गया और इसके कारण ये घबराए हुए हैं, और ये सारी की सारी बातें घबराई हुई बातें हैं, ऐसे आदमी की बातें हैं जो डर रहा है। आपको एक और बताता हूँ किताब, जो नेहरू के ज़माने में बीएन कौल, जनरल बीएम कौल ने छापी थी, जो वहाँ का युद्ध हार के आया था, और युद्ध हार के आने के बाद उसने विभिन्न लोगों पर आरोप लगाए थे, उसकी किताब पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी। उस किताब में जो जो कुछ था, वो डर के भागा था वहाँ से। वो पूरे डिटेल में बोल सकता हूँ। आपके इसमें वो कोई स्पेस अगर है तो मैं बोलूँ, उसके डिटेल बता दूँ? भाई उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल तो हमारा सारा फोकस सर इसी बुक पे था कि राहुल गांधी ने ऐसे मौके पर क्यों उठाया। सवाल ये है, क्या नेता प्रतिपक्ष है या देश की कुछ इंटरनली ऐसी चीजें होते हैं उनको पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है। तो क्या राहुल गांधी ने ये सही किया गलत किया, ये भी आप बताएं। आप मुझे बताओ, कारवान मैगज़ीन बिक गया, उसकी हज़ारों, सैकड़ों प्रतियाँ बिक गई। वो जितना पेज है, वो पेज वायरल हो गया। क्या बचा है अभी? पार्लियामेंट के सदन पे पटल पे क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उस पे जवाब देना पड़ता, और जवाब देते वक़्त झूठ जवाब दिए तो पकड़े जाते, सच जवाब दिए तो खुद पकड़े जाते। इतना ही है। मामला है कि जो झूठ किया है, जो क्या डरपोक डर ये गए बुक, थे। क्या ये किताब सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है? रोका नहीं इन्होंने 21 महीने से, मगर वो आ तो गई थी। किताबें छप गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था, और उन्होंने खुद जाके जब दिया डिपार्टमेंट में उन्होंने भेजा, तो वो डिपार्टमेंट में जब पढ़ा तो उनको पता चल गया कि इसमें तो भाई इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी मोदी की, राजनाथ सिंह की ऐसी तैसी हो जाएगी, वो जो गामठी जेम्स बॉन्ड है उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, जो अभी एक पिक्चर में बहुत तोपखान बन के घूम रहे थे, उनकी उन्होंने फोन नहीं उठाया। जनरल नरवणे का फोन नहीं उठाने की हिम्मत करने वाला, इसीलिए वो बराबर किया था उसने। पुतिन ने इसको कुर्सी पर आगे के साइड में बैठाया था, पीछे से यानी ढकेल के वो सही किया था। क्योंकि इनकी हैसियत ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हैसियत, सिवाय नफरत के कुछ नहीं कर सकते, सिवाय समाज को बांटने के, देश को बांटने के, पूरे देश में कीचड़ करने के सिवाय ये कुछ नहीं कर सकते। ये फिर से एक बार साबित हो गया कि इनमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसमें कोई हिम्मत नहीं है। ये वही है डोभाल, जिसने हमारे यहाँ के आतंकी ले जाके कंधार में सौंपा था, यही है वो। अब बहादुरी की बातें कर रहे, अब बहुत बहादुरी बता रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर इस पूरे अपडेट के लिए। और हम लगातार आपसे रोजाना ही बातचीत करेंगे, क्योंकि रोजाना मुद्दे उठ रहे हैं, सुलग रहे हैं और जनता अनजान है उनसे। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ये अपडेट जनता तक पहुंचा रहे हैं। मेरे आपसे अपील है कि वीडियो अब को ज्यादा से मैं ज्यादा। आपको एक बात बता देता हूँ, अमेरिका से 46 लाख करोड़ की चीजें लेगा भारत, उसमें ऊर्जा, कृषि उत्पाद भी होगा।
हम कृषि को बचा नहीं रहे, बेच दिया हमने अमेरिका को। किसानों जागो, तुम्हारा दूध, तुम्हारा अनाज, तुम्हारी पैदा की वस्तु बिकेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका को उनका परमिशन दे दिया 46 लाख करोड़ का। ट्रम्प दावा करता है कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से लेगा। कौन है ट्रम्प? कौन है वो? कैसे हमारी पॉलिसी बता सकता है? वो कैसी हमारी पॉलिसी तय कर सकता है? और उन्होंने ट्रेड बिल और ये रशिया से तेल ना खरीदने के ऊपर हमारा टैरिफ घटाकर थोड़ा कम कर दिया, 18% कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि देश की पॉलिसी नरेंद्र सरेंडर से लेके ट्रम्प घटाने से लेके तेल हम किससे खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, ये सारी बातें क्या डिसाइड अमेरिका करेगा? वो अमेरिका का वो पागल करेगा जो मेक इंडिया ग्रेट अगेन बोल के वहां भी एक पागलों की फौज खड़ी की है, वो करेगा? हमारे देश की सार्वभौमिकता, हमारे देश की सार्वभौमकता, हमारे देश का स्व का अधिकार, विवेकाधिकार, स्वभाव, स्वामित्व, ये कहां गया? बेच दिया हमने सब। बात बड़ी बड़ी करने से नहीं होता, अड़ के रहना पड़ता है। वो मनमोहन सिंह बात नहीं करते थे मगर अड़ के खड़े हो जाते थे। जब अमेरिका ने बोला ईरान से तेल नहीं खरीदो, बोले तू नहीं डिसाइड करेगा। हमने चालू रखे, चाबार पोर्ट का भी चालू रखे, हमने नहीं किया। न्यूक्लियर विस्फोट हमारे जब हुए और यहाँ न्यूक्लियर विस्फोट हमने करवाए, वो अटल बिहारी जी ने भी करवाए, तो उन्होंने भी नहीं डरा, वो नहीं डरे, जी सर, और जी ये भी नहीं डरे। शुक्रिया सर। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, फिर मुलाकात होगी सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।